अपने गुस्से को राजन पर निकालकर गोपी शंकर पीछे मुड़ा और वहां से जाने लगा। इसी के साथ राजन पीछे मुड़ा और उसने गोपी शंकर को वहां से जाता हुआ देखकर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, साला कमीना, एक सरपंच ही तो है, उसमें भी इतने तेवर। जब कुर्सी चली जाएगी ना, तब अकल ठिकाने आएगी। जैसे ही राजन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही गोपी शंकर ने पीछे मुड़कर राजन को देखा। अरे बाप रे, कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? ये बोलते हुए अब राजन के हाथ पैर कांपने लगे थे। सरपंच साहब, मेरा मतलब वो नहीं। राजन को लगा कि गोपी शंकर ने उसकी बात सुन ली है, इसीलिए राजन अब जैसे तैसे उन्हें एक्सप्लेनेशन देने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपना एक्सप्लेनेशन पूरा कर पाता, गोपी शंकर ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या है, मेरी बात सुन। अगर तुझे कहीं पर भी वो कमीना विराज जिंदल दिखाई दे तो तू सबसे पहले मुझे बताएगा। उस लड़के ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। अब जब तक मैं उसे पकड़ूंगा नहीं, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। जैसे ही राजन के कानों में गोपी शंकर के मुंह से निकले ये शब्द पड़े, वैसे ही उसने राहत की सांस ली और विराज के प्रति अपनी राय रखते हुए बोला, सरपंच साहब, समझ गया, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जैसे ही मुझे वो लड़का दिखाई देगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। दरअसल मुझे भी उस लड़के से बहुत नफरत है। उसने अभी राजन अपनी राय दे ही रहा था कि तभी गोपी शंकर पीछे मुड़े और वहां से जाने लगे थे। सरपंच को इस तरह से बर्ताव करता देख राजन का खून खौल उठा था। तुरंत ही राजन ने सभी लेबर्स को इकट्ठा किया और बोला, सभी लोग ध्यान से सुनो, सरपंच साहब का ऑर्डर है, उन्हें काम एडवांस में चाहिए। अब हमारे पास केवल एक हफ्ता है। एक हफ्ते में हमें ये काम निपटाना है। अगर किसी ने भी आलसपन दिखाया तो बाद में मुझे मत बोलना कि मैं रूथलेस हूं। शायद गोपी शंकर का गुस्सा राजन ने कुछ इस तरह से लेबर्स पर निकाला, लेकिन ये बात तो वैसे भी राजन को उन लोगों को बतानी ही थी। शायद कुछ बेहतर अंदाज में बताता तो लेबर्स को इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी अभी हो रही थी। क्या क्या बात कर रहे हो राजन साहब, आपको फिर से काम एडवांस में चाहिए? एक लेबर ने राजन से कहा। क्यों राजन साहब, वैसे देखा जाए तो हम कितना भी काम क्यों ना कर लें, ये काम एक हफ्ते में भी पूरा नहीं होगा। एक और लेबर ने राजन से कहा। राजन की बात सुनकर सभी लेबर्स स्टन रह गए थे। रोते बिलखते वो अपना दर्द राजन के सामने रख रहे थे। लेबर्स की नाराजगी को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए राजन ने अपने दोनों कंधे ऊपर की ओर उठाए और बोला, सॉरी, मुझसे ये सब बात करना यूजलेस है। वो शब्द मेरे नहीं बल्कि सरपंच साहब के थे। किसे लगता है कि एक हफ्ता काफी नहीं है? ओवर टाइम करो रात तक, आधी रात तक। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी हम फिनिश नहीं कर पाएंगे। रात को 12 बजे तक काम? राजन साहब, क्या आप हमें मारना चाहते हैं? एक लेबर से रहा नहीं गया और उसने तुरंत ही राजन से कहा। वैसे देखा जाए तो अगर कोई भी राजन से बहस करता है तो राजन को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस लेबर की बात सुनकर राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, सरपंच साहब ने बताया, जब इस गांव में नदी नहीं थी तब उन्होंने नदी लाने के लिए रोज 15 घंटे खुदाई की थी। क्या सरपंच साहब अभी ठीक नहीं है? वो ठीक है ना? तो फिर तुम लोगों को भी कुछ नहीं होगा। सरपंच साहब ने नदी खोदी? राजन साहब, क्या आप सरपंच साहब को यहाँ बुला सकते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कितने दिन नदी खोदी और कौन सी नदी खोदी। क्या वो पाकिस्तान जाकर नदी खोद के आए? सरपंच के नदी खोदने वाली बात सुनकर लेबर्स को बहुत गुस्सा आ गया था और उस बात पर एक तरह से महाभारत छिड़ गई थी। ये एकदम सही कह रहा है। वो बच्चे गोपी शंकर ने नदी खोदने के समय ऐसे प्रिटेंड किया जैसे बहुत बीमार है। उसने 1 मिनट के लिए भी नदी नहीं खोदी। नदी खोदने में पूरे 30 दिन लगे थे, लेकिन 30 दिनों तक वो गोपी शंकर बिस्तर में घुसा हुआ था। एक दिन खुदाई नहीं की और चले मसीहा बनने। सभी लोगों की बातें सुनने के बाद राजन ने मन ही मन कहा, साला कमीना सरपंच, तू तो मुझसे भी ज्यादा लेजी है। सच में बुड्ढे को मसीहा बनने का बहुत शौक है। मन ही मन गोपी शंकर को कोसने के बाद
राजन ने कड़क अंदाज में अपना मुंह खोलते हुए कहा, देखो मुझे तुम लोगों से ज्यादा बहस नहीं करनी है। सरपंच ने 7 दिन का समय दिया है। जब समय खत्म हो जाएगा और तुम में से किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा, तब मुझे मत बोलना कि मैंने तुम लोगों को बताया नहीं था। क्या तुम लोग सरपंच के लिए फ्री में काम करना चाहते हो? राजन के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर सारे लेबर्स अचानक से कुछ ज्यादा ही ओबीडियंट हो गए थे। हालांकि मनी मन वो सभी बहुत डिससैटिस्फाइड थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी एबिलिटी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। पैसे तो उन्हें टाइम या ओवर टाइम के उतने ही मिलने वाले थे, इसलिए उन्हें इस काम को करने में बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। लेकिन वो सब क्या करते? अगर वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें पहले का बकाया पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे? यही सोचते हुए सारे लेबर्स मान गए थे। जब वो लेबर्स फिर से अपने काम में पूरी तरह से बिजी हो गए तो राजन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही राजन ने अपना फोन बाहर निकाला और मनी मन बोला, लगता है सरपंच साहब सही कह रहे थे। इन लोगों को तो काम करने की आदत है। अच्छा है, जल्दी से जल्दी ये लोग काम करेंगे, ओवर टाइम करेंगे। ओवर टाइम का पैसा मैं इन लोगों को दूंगा ही नहीं, और उन पैसों से लड़कियों के साथ अय्याशी करूंगा। ये सोचते हुए राजन ने फिर से व्हाट्सएप खोला और एक लड़की को वीडियो कॉल लगा दिया था। अभी राजन अपना फोन लेकर बैठा ही था कि तभी उसे पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। राजन को लगा कि गोपी शंकर वापस आ गया है। राजन के हाथ पैर फिर से कांपने लगे थे। जैसे तैसे अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए जैसे ही राजन ने पीछे देखा, वैसे ही उसके होश उड़ गए थे। तू साले कमीने, तेरे में इतनी हिम्मत कि तू अलीबाग गांव में फिर से लौट आया। आप लोग समझ ही गए होंगे कि राजन ने किसका चेहरा देखा होगा। जी हाँ, वो खांसने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि अपना विराज जिंदल था। राजन की बात सुनकर विराज ने अपने दोनों कंधे ऊपर उठाए और दबंग अंदाज में बोला, ये मेरा घर है, मैं वापस क्यों नहीं आऊंगा? इसमें हिम्मत की बात कहां से आ गई? अच्छा साले, क्या तुझे डर नहीं लग रहा है कि मैं अभी किसी को कॉल कर दूंगा तो उसके बाद क्या होगा? तुझे पुरानी हवेली की काल कोठरी में। इससे पहले कि राजन अपनी पूरी बात कह पाता, अचानक से विराज ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, हाँ तो तू क्या उखाड़ लेगा? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही राजन के सामने एक मस्कुलर और लंबा आदमी आकर खड़ा हो गया था। वो आदमी जितिन के अलावा और कौन हो सकता था? जैसे ही राजन ने अपने सामने जितिन को देखा, वैसे ही उसका मुंह खामोश हो गया था। जितिन की पावर को राजन पहले ही एक्सपीरियंस कर चुका था। राजन को मारना एक बच्चे को मारने जैसा है, जैसे मानो कोर्ट के ऊपर से डस्ट निकालना। मुझे मुझे तुम लोगों से कोई फाइट नहीं करनी है गाइस। विराज, बस मैं तुझे इतना ही बोलूंगा कि गांव का सरपंच तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है और वो तुझे ढूंढ रहा है। तू या तो यहाँ से भाग जा या फिर कहीं छुप जा, क्योंकि अगर तू उसके हाथ लग गया तो वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। राजन के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अपनी मुस्कान को बरकरार रखते हुए विराज ने राजन से कहा, अच्छा ऐसी बात है, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और करना है। क्या है वो? विराज ने राजन का सवाल पूरी तरह से नजरअंदाज किया और तुरंत ही विराज के कदम उस नए घर की तरफ बढ़ने लगे थे। इतने सारे लेबर्स को काम करता हुआ देखकर तुरंत ही विराज ने लेबर्स से कहा, हेलो अंकल्स। जब उन लेबर्स ने विराज के मुंह से वो शब्द सुने तो वो सभी एक पल के लिए स्टन्ड रह गए थे। लेकिन जब उन्होंने अपने सामने विराज को देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगे और विराज का मजाक बनाते हुए बोले, विराज, तेरे में इतनी हिम्मत कि तू वापस आ गया? तुझे डर नहीं लगा कि गोपी शंकर तुझे पकड़ लेगा? ये एकदम सही कह रहा है, लेकिन विराज, हम तुझे सुब्बू के लिए यहाँ से जाने दे सकते हैं। वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। सुब्बू के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम गोपी शंकर को नहीं बताएंगे कि तू यहाँ आया था। तू जल्दी से यहाँ से चला जा। एक लेबर ने तो विराज को वहां से जाने के लिए कह दिया था। एक लेबर मजाक बना रहा था। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा था।
विराज, विराज। उसी समय अचानक से एक आदमी भागते हुए विराज के सामने पहुंच गया था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि विराज के पड़ोसी थे, दीनू काका। वो भी यहाँ पर मजदूर का काम कर रहे थे। दीनू काका, मुझे आपको कुछ बताना है। एंग्शियस होते हुए विराज ने दीनू काका से कहा। बोलो, क्या बात है? जैसे ही विराज ने दीनू काका के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही विराज ने उस नए घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, दीनू काका, आप सभी से कहो कि वो यहाँ काम करना बंद करे और यहाँ से चले जाए। इस घर को और बनाने की कोई जरूरत नहीं है। काम बंद कर दे? विराज की बात सुनकर तुरंत ही दीनू काका ने अपना सर हिलाते हुए कहा, विराज, मुझे पता है कि ये घर सुब्बू और सुषमा का है, लेकिन तेरे पास अभी वो एबिलिटी नहीं है कि तू गोपी शंकर से मुकाबला कर सके। और तो और, गोपी शंकर का एक कजिन भाई है जो साकीनाका टाउन में डायरेक्टर है। वो अपने भाई के लिए लड़ाई लड़ेगा। वो आसानी से जमीन के पेपर्स में फेरबदल कर सकता है। मेरी बात मान और जल्दी से यहाँ से चला जा। परेशान मत हो, तेरा भी समय आएगा। जब तेरी किस्मत चमक उठेगी, तब तू वापस यहाँ आकर अपने घर के लिए गोपी शंकर से बदला ले सकता है। दीनू काका, मेरे पास कुछ प्रोस्पेक्ट्स हैं, विराज ने फर्मली कहा। विराज की बात सुनकर दीनू काका ने एक गहरी सांस ली। ऑफ कोर्स, वो नहीं जानते थे कि विराज बिलेनियर है। इसीलिए विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे विराज ने हार मानने से इनकार कर दिया है। विराज, आज के जमाने में जो कुछ भी है वो सिर्फ पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका कोई वर्थ नहीं है। गोपी शंकर के पास कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बेटा, तू प्रैक्टिकल बात समझ। अगर तूने ये घर बेच भी दिया और उसने तेरे ऊपर कोर्ट में केस कर दिया, तो क्या तेरे पास कोर्ट का केस लड़ने का पैसा है? तुझे भी पता है कि इस घर पर उसने कितना खर्चा किया है और अंत में ये घर उसी का होगा। दीनू काका ने विराज को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे विराज कुछ समझना ही नहीं चाहता हो, या फिर दीनू काका ही विराज को समझ नहीं पा रहे थे। दीनू काका, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे एक घर नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी जमीन चाहिए। विराज का एटीट्यूड उतना ही टफ था, जिसे देखकर दीनू काका को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। उसी वक्त अचानक से राजन बीच में आया और बोला, दीनू काका, क्या बात है? तुम हर बार इतनी देर तक बातें करते हो। जल्दी करो और अपने काम पर ध्यान दो। क्या तुम काम नहीं करना चाहते हो? जैसे ही दीनू काका ने राजन की बात सुनी, वैसे ही दीनू काका ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं। हालांकि दीनू काका विराज के साथ खड़े होना चाहते थे, लेकिन उनके हालात ने उन्हें गिव अप करने पर मजबूर कर दिया था। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उन्हें आज के दिन का पैसा नहीं मिलेगा। अगर उन्हें पैसा नहीं मिला तो घर जाकर वो अपनी बीवी को क्या कहेंगे? उनकी बीवी का रोज का 500 रुपए का खर्चा है। इसीलिए भले ही दीनू काका सुबह से लेकर रात तक काम करें, तो भी वो अपनी बीवी का मेडिकल खर्चा पूरी तरह से नहीं उठा पाएंगे। जब भी ये ख्याल दीनू काका को आता है, तो वो एक सेकंड भी वेस्ट करने का नहीं सोचते हैं। उनकी जिंदगी में अभी 1 रुपए की भी बहुत कीमत है। आखिर विराज ने दीनू काका से ऐसा क्या कहा कि वो सभी से काम करने के लिए मना कर दें? विराज क्या सोचकर अलीबाग गांव आया था? आखिर विराज का प्लान क्या था? क्या विराज अब सीधा गोपी शंकर के घर जाएगा? क्या मेयर साहब की वजह से विराज को सुषमा आंटी की जमीन मिल पाएगी? अगर ऐसा हुआ तो गोपी शंकर और कैलाश का कैसा रिएक्शन होगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।